द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीक गुफ्तगू हैं मेजर जनरल राजन कोचर जी। ही हैड एन इलस्ट्रियस करियर नॉट ओनली इन द मिलिट्री बट आल्सो इन एकेडेमिया। आपने सर एमबीए भी किया, एमएससी की, इमोशनल इंटेलिजेंस में पीएचडी की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से। और मैं ये बताता चलूं कि बरकतुल्लाह जो थे, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर who died in the US in 1927। वो प्राइम मिनिस्टर थे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उनका ताल्लुक भोपाल से था। और आपके नाना का ताल्लुक रावलपिंडी और मरी से था। ही वॉज अ डेंटिस्ट। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो कुछ अपने बारे में बताइएगा, कुछ अपनी फैमिली के बारे में, पढ़ाई के बारे में भी ऑफ कोर्स। सबसे पहले मैं शुक्रिया आपको देना चाहता हूँ, आपको और आपके प्रोग्राम को, कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। माय मैं प्लेजर सर। आई एम सेकंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर। माय जो मेरे फादर जो थे वो भी फौज में थे, कर्नल की रैंक में रिटायर हुए थे, और वो कोर ऑफ सिग्नल्स में थे, टेलीकम्युनिकेशन जो उसको देखता है इंडियन आर्मी का। और ज़्यादातर बचपन कंटोनमेंट्स में बीता है, और दो भाई थे हम। मदर वॉज कॉन्वेंट एजुकेटेड, तो मदर ने कोशिश ये करी कि जो दोनों भाइयों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं हम, लाइक बिशप स्कूल पूना, माउंट सेंट मेरीज दिल्ली, इस टाइप के स्कूल्स में, मिशनरी स्कूल्स में। और फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी मैंने ज्वाइन किया, खड़कवासला में, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस इन साउथ एशिया, एंड जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के भी कैडेट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए। 3 साल की ये ट्रेनिंग होती है, और फिर हमको एक ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ से मिलती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। बिकॉज हमारे जो एकेडमिक्स भी होते हैं, हमको अपने टेस्ट भी पास करने पड़ते, एग्जाम्स भी पास करने पड़ते हैं यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम इस फिजिकल ट्रेनिंग एंड ड्रिल एंड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद इसको एनडीए के बाद 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, तो आप इसको समझ सकते हैं 4 साल की ट्रेनिंग हो गई आपकी। 17 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, और 21 साल की उम्र में आई वाज कमीशन्ड एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी। और अभी सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक अबॉलिश हो चुकी है, अभी सीधा लेफ्टिनेंट में आदमी इसको कमीशन होता है। तो फर्स्ट चॉइस थी मेरी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, बिकॉज आई वाज मोर एकेडमिकली क्लाइंट, के भाई कुछ इंटेलेक्चुअल कंटेंट इंडियन आर्मी में लाने की जरूरत है, और एक चैलेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। देन आई got the silver medal in my young officers course, and then I set my course in the army, और फिर एक competitive exam होता है हमारा आर्मी का, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, बिकॉज you have to appear in an exam. You have to have 5 papers are there on military history, administration, tactics, uh, science and military technology, एंड करंट अफेयर्स। तो इस टाइप के पेपर्स होते हैं, तो उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें काफ़ी हज़ार ऑफिसर्स अपीयर करते हैं, वैकेंसी होती है 250 से 300, तो 10,000 ऑफिसर्स अपीयर करते हैं, तो उसमें आपका एक मेरिट लिस्ट बनती है, जो 70% आपका रिजल्ट और 30% योर प्रोफेशनल रिपोर्ट्स, जो आपको आर्मी में रिपोर्ट्स मिलती हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, तो उसके हिसाब से मेरिट से मैं उधर गया। Then I have worked in staff appointments after that, with the infantry divisions and with the corps and all। तो आपको एक्सपोजर उस टाइप का मिलता है कि एक ऑपरेशंस में एक आपको एक्सपोजर मिलता है, उसमें फिर आपका लॉजिस्टिक्स ही आपका एक फील्ड नहीं रहता है, यू ऑल्सो गेट इनटू ऑपरेशन, एक आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलती है। फिर उसके बाद क्योंकि मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से हूँ, एक सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कमांड किया मैंने पूना में, और डिव ऑर्डिनेंस यूनिट्स 2 कमांड की, एक रैपिड में, एक
इस रैपिड इन्फेंट्री डिवीजन में और एक आपके इन्फेंट्री डिवीजन में। और फिर उसके बाद हाई डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किया आर्मी में, और एंड आई retired after 37 years in the Indian Army in from headquarters Central Command, as the MGAOC, and I have been awarded with the President's Award, which is Seva Medal for distinguished service of the highest order, and two Army Commander commendation cards. And apart from that, फिर सिविल में आ गए रिटायर के बाद। तो सिंस आई डन माय पीएचडी, जिसका जिक्र आपने किया, तो आई took up assignment initially as a dean in a engineering college. After that, I was director of a business school. हम MBA students को पढ़ाते थे वहाँ पे, उनको train करते थे। 5 साल ये किया मैंने। फिर then I realized that now enough of working, and now I must do my own, जो passion है मेरा, जो passion मेरा इसी चीज में है। And I'm right now advisor with the Union Public Service Commission. That is a forum, a government organization which selects officers for the civil services. And tomorrow I am off to Hyderabad to take a workshop at the IAS Academy there. तो इस टाइप का मैं अपना करता हूँ। यूनिवर्सिटीज के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। आई एम ऑन द एकेडमिक काउंसिल ऑफ Kirodimal College, Delhi University. तो इस टाइप का, and my passion now is to connect with the youth and to motivate the youth and guide the youth, because हमारा जो देश है 65 to 70% of the population is below 35 years of age. So that is the target which has to be targeted to shape up the minds of the people in the right direction, because this social media जो ये अपना create कर रहा है, ये distortion कर रहा है इसको लोगों के minds में, और hate की तरफ लेके जा रहा है। So my mission is to make people understand that the right जो उनकी जो energy है वो सही डायरेक्शन में उनको लगाने की जरूरत है। ये बताइएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस में आपने की पीएचडी, इसमें तो बहुत कम लोग होंगे, कितने लोग होंगे इंडिया में जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस में की, और आपकी क्या फाइंडिंग क्या थी? इज इट द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट दैट कंडक्ट्स दिस कोर्स? You see, emotional intelligence आपका बहुत अच्छा सवाल है, because it's a field which is related to management and it's also related to psychology. Like my, I have two daughters. My elder daughter is a PhD in emotional intelligence in psychology. तो वो एक लेक्चरर है एक यूनिवर्सिटी में, साइकोलॉजी पढ़ाती है। मेरा थीसिस था एनालिटिकल स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स रेलेवेंस टू लीडरशिप एंड जॉब परफॉर्मेंस। सो मैंने इस इमोशनल इंटेलिजेंस को रिलेट किया लीडरशिप और जॉब परफॉर्मेंस में। जो हाइपोथेसिस था मेरा, वो उस हाइपोथेसिस को मैंने प्रूव करना था that emotional intelligence contributes to your leadership and your job, your performance. और मेरा जो सैम्पल स्टडी जो मैंने लिया इसमें, वो मैंने इंडियन आर्मी लिया, बिकॉज इट वाज इजियर फॉर मी, बिकॉज मैंने सर्विस में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो you can do your sample study on your own people and it's more convenient for you to do that. So I went to one or two training establishments like the College of Materials Management and the College of Military Engineering. तो वहाँ से मैंने तकरीबन 200 ऑफिसर्स का सैंपल स्टडी लिया, और फिर अपनी हाइपोथेसिस उसके ऊपर बनाए, स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल किए मैंने, आपका अनोवा और इसको बाकी इसको एनालिसिस अपना करके, एंड आई वाज एबल टू प्रूव इट इन रिसर्च that people who
have high emotional intelligence are better performers and better leaders. अच्छा, जनरल साहब ये बताइएगा कि हम थोड़ा सा बात करते हैं जियो पोलिटिकल इश्यूज की। यूएई के दौरे पे थे इंडियन आर्मी चीफ, तो हमारे यहाँ काफ़ी उस पर अजीबोगरीब तबसरे हुए। चीमा साहब ने भी कहा कि उनको तो हमारे पास आना चाहिए था, वो एक हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। तो आप कैसे देखते हैं उसको? जब आप देखते हैं ट्रेड वॉल्यूम का, तो इंडिया और यूएई का ट्रेड वॉल्यूम है तकरीबन $100 बिलियन, और Yes, पाकिस्तान और यूएई का है $10 बिलियन, यानी 10 गुना का फर्क है। तो ये जो मजहब का जो है लिंक, इसका मतलब है कि इट इज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग। इसी तरह से इंडिया के रिलेशंस जो हैं सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे हैं, और जब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर नेहरू गए थे सऊदी अरब, 1950s की ये बात है, तो वहां पे उतना इतना वार्म उनका वेलकम हुआ था, और उनको कहा गया अहलन व सहलन व मरहबा रसूल सलाम सैयद नेहरू, यानी प्रॉफिट ऑफ पीस कह दिया गया उनको। और पाकिस्तान में उसका बड़ा एडवर्स रिएक्शन हुआ। तो मौलाना मौदूदी थे हमारे, एक बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर थे, सैयद मौदूदी उनको कहते हैं। उनका एक बड़ा वो फिक्रा मशहूर है कि जब नेहरू अरब जाता है तो वो सैयद हो जाता है, और हम जब जाते हैं तो हम शेख हो जाते हैं, यानी मौलवी को शेख कहते हैं, और अरबी में, मॉडर्न अरबी में सैयद कहते हैं मिस्टर को। हमारे यहाँ जो है सैयद का मतलब होता है वन ऑफ दी somebody who belongs to the family of the prophet, उनके जो हैं सक्सेसर्स में से कह लीजिए, उनकी फैमिली में से। तो इस तरह से जो है फिर सऊदी अरब के जो बादशाह थे उस वक्त के, किंग सऊद, वो आए, और मेरे ख्याल 17 दिन का दौरा था वो। बड़े शहरों में गए इंडिया के, और उन्होंने कहा कि द फेट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इज इन सेफ हैंड्स। दैट स्टेटमेंट वाज आल्सो नॉट रिसीव्ड वेल इन पाकिस्तान। तो आप कैसे देखते हैं इंडिया के रिलेशंस को, खासतौर पे यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि सऊदी अरेबिया का तो एक डिफेंस पैक्ट भी है अब पाकिस्तान के साथ, तो क्या यूएई के साथ इंडिया का कोई डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। हमारा यूएई के साथ 2017 में वी गॉट इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएई, और 2022 में एक बहुत ही एक लैंडमार्क पार्टनरशिप का हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये दो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स एक हमारे इसको रिलेशन में रहे। और डिफेंस का आपने जिक्र किया, तो एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी है दोनों की, और 30 जुलाई 2025 में इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। और इसमें खास तौर पे जो डिस्कशंस हुए थे ट्रेनिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि इसको यूएई का क्या आज कंसर्न ये है, और आपने देख लिया कि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में भी टेंशन बढ़ गई हैं। आपका यमन में आपने इंसिडेंट देखा है कि एक दूसरे के अगेंस्ट फाइटिंग भी हुई है। तो वो जो अभी हम एक इस्लामिक सॉलिडरिटी हम जिसकी बात एक्चुअली करते हैं कि टू मुस्लिम नेशंस विल बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ, वो जियो पॉलिटिक्स में बदल रहा है। बिकॉज टुडे आई थिंक द नेशनल इंटरेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट। जैसे आपने जिक्र अभी किया कि एक $100 बिलियन का ट्रेड है, और फैसला ये हुआ है यूएई और इंडिया के बीच में, ये तो ज्यादातर ऑयल का ट्रेड है, इसमें एनर्जी वगैरह इसमें ज्यादा इसमें शामिल है। तो अभी जो एक फैसला ये हुआ है कि नॉन एनर्जी का जो ट्रेड है वो भी 2030 तक 100 बिलियन तक पहुंचेगा। तो इसीलिए अब एक बहुत एक जॉइंट स्मॉल आर्म्स प्रोडक्शन का एक एक एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया की एक्चुअली कंपनी है आईकॉम, और यूएई की है काराकाल। तो इन दोनों के बीच में जॉइंट स्मॉल आर्म्स का एक एक जॉइंट वेंचर अभी इसको निकलेगा, जिसमें जितनी भी यूएई की रिक्वायरमेंट्स हैं स्मॉल आर्म्स की, हथियार की, और दूसरा 500 टाइप्स ऑफ एमुनिशन जो
डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एम्युनिशंस हैं, वो भी भारत उनको सप्लाई करेगा। एक 155 इस इसका हवाइजर की बैरल्स हम उनको दे रहे हैं, जो भारत फौज उनको बना के दे रहा है। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी बात हो रही है यूएई के, उनको शायद वो चाहिए होगा। रडार्स उनकी रिक्वायरमेंट है, ड्रोन्स उनकी रिक्वायरमेंट है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, और कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम है। तो इस ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि इसको डिफेंस कोऑपरेशन इस तरफ चल रही है। इसलिए आपने देखा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का विजिट था, और एक चीज आपने इसको सिग्निफिकेंट है इसमें कि ही वेंट टू द यूएई नेशनल डिफेंस कॉलेज। और मैं इसको एक्चुअली अहमियत इसलिए दे रहा हूं बिकॉज द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ military leadership will come out from this NDC। जैसे पाकिस्तान में भी एनडीसी होता है, हमारे भारत में भी एनडीसी कोर्स होता है, और जो एनडीसी के लिए सिलेक्ट होते हैं वो आपकी नेक्स्ट हायर रैंक, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक्स में जाते हैं। तो सिमिलरली यूएई का भी यही कॉन्सेप्ट है। सो आई थिंक सो दैट वाज अ वेरी important visit, and Jal Dwivedi, he spoke on the global security landscape. He spoke on the leadership role in contemporary time, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, और एक कोलैबोरेटिव डिफेंस एंगेजमेंट की बात करी। तो ये जो एक थॉट है फ्यूचर लीडर्स के माइंड में डाल दिया गया है यूएई के, सो दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी इन थॉट, इन प्रोसेस, जब हम एक ट्रेड भी इसको करेंगे आने वाले वक्त में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसको यूएई और इंडिया में अराउंड 3.5 मिलियन डायस्पोरा इंडियंस लिव इन यूएई एंड एक्चुअली वर्क इन द यूएई, एंड बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं वो यूएई की ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए। तो वो जो एक डायस्पोरा होता है वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है दो कंट्रीज के बीच में। जब आप देखते हैं कि इंडियंस आके यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजी के, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर है, मशीन लर्निंग का दौर है। तो जो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो यूएई को चाहिए, और एक कल्चरल लिंकेज जब आपका बन जाता है तो दो देशों के बीच में अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए आसान हो जाता है। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी चल रही है यूएई के साथ। अभी इसको बात चल रही है, एक डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज हमने की है, गल्फ स्टार करी है, और अभी एक डेजर्ट साइक्लोन रिसेंटली हमने एक्सरसाइज एक्चुअली की थी। इससे एक्चुअली क्या होता है, दोनों फौजों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी के भी आपस में जो है ना फ्रीक्वेंसी मैचिंग अपना कैसे करेंगे, पीस कीपिंग के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर, अर्बन कॉन्फ्लिक्ट। खासतौर पे यूएई में आपने देखा होगा कि जो उनकी आर्मी को ट्रेनिंग एक्चुअली चाहिए, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, एक स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट का हिस्सा है ये। और हमारे जो इंडियन आर्मी में हमारे काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर स्कूल्स हैं अलग से, जो हम इस चीज को इसको डिसिप्लिन है जो अलग से एक्चुअली सिखाया जाता है। तो वो हम इसको यूए के ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, एंड वी आर encouraging their officers to come to India also to do training in our training establishments। तो इस तरीके से हम ये इसको देख रहे हैं कि लिंकेजेस हमारी, हम इस कोशिश कर रहे हैं कि इसको बढ़ाने के लिए। और जहाँ पे आपका ऑयल भी है और आपका एलएनजी भी है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, विच इज द फ्यूचर, जो आहिस्ता आहिस्ता करके ऑयल को रिप्लेस करेगा, ग्रीन एनर्जी। और हम इसकी बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की भी बात कर रहे हैं। तो इस टाइप की एक रिलेशनशिप बिल्टअप हो रही है हमारी यूएई के साथ। जनरल साहब, यूएई का जो ऑयल रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, वो भी मैंने सुना है कि वो इंडिया में मेंटेन करते हैं। जो कहा जाता है कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है गुजरात में, वहाँ पे वो रखवाते हैं। और इसके अलावा वीज़ा भी उन्होंने काफ़ी इजी कर दिया है इंडियंस के लिए, और पाकिस्तानियों के लिए जो है वीज़ा वो ग्रेजुअली मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया है उन्होंने। अभी क्या है कि एन इंडियन कैन गेट अ वीज़ा ऑन अराइवल, ये है ना अभी फैसिलिटी? अब बिल्कुल है, बिल्कुल।
अच्छा, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉडन करें, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जो हैं, आर दे डेस्टिन्ड टू लिव एज एनिमीज, एडवर्सरीज? तो क्या कोई दोस्ती का, कोई फ्रेंडशिप का, या कम से कम नॉर्मल रिलेशंस का कोई है इम्कान, कोई पॉसिबिलिटी? कैसे देखते हैं आप? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज दो देश साथ तभी आ सकते हैं व्हेन देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब जब दो देश के नेशनल इंटरेस्ट ही अलग होंगे और उसमें कन्वर्जन नहीं होगा, एंड आई थिंक जो मेजर मसले हैं जो दोनों के बीच में हैं, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपका आपका रन ऑफ कच्छ का एरिया हो गया, है ना, उस टाइप का एक इसको डिस्प्यूट है उस एरिया में। सर क्रीक का एरिया, जिसके बारे में अभी रिसेंटली पाकिस्तान की फौज ने रेंजर्स को रिप्लेस किया है वहां पे, और चाइनीज रडार लगाए हैं वहां पे। सो दीज आर एग्रेसिव पोस्चर्स। तो जब भी हम एग्रेसिव पोस्चर अपने नेबर में देखते हैं कि क्यों ये बदलाव हो रहा है, बिकॉज आई थिंक एक थ्रेट परसेप्शन, हम जब फौज में कोई भी चीज एनालाइज करते हैं, वी फर्स्ट लुक एट द थ्रेट परसेप्शन एंड देन वी बिल्ड आवर कैपेबिलिटीज बेस्ड ऑन थ्रेट। तो जो अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी इसको माहौल है वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट हैज gone from bad to worse, and एक war like situation आ रही है। A lot of military hawks are talking about a war with Pakistan in 2026। तो जब आप पीस की जगह वॉर की बात करेंगे तो इसको रिलेशन बड़ा मुश्किल, और आपका ट्रेड भी, आपका पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बंद हो चुका है। आपका जो आपकी फ्लाइट्स भी नहीं फ्लाई कर सकती एक दूसरे के इसको देश के ऊपर से। तो ये सारे एक रिग्रेसिव मेजर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इसी लोकल पीपल टू पीपल में इसको मुझे लगता है दुश्मनी नहीं है इतनी। अब जैसे अगर मैं आपके चैनल पे आता हूँ तो मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपसे आराम से बैठ के बात कर रहा हूँ। तो देयर इज अ सेंसिबिलिटी इन्वॉल्व। बट जैसे ही एक लीडरशिप की अगर हम बात करें, and it is both ways, like in our country also, there is a lot of rhetoric, बहुत इस टाइप की बातें होती हैं कि हम इनका ये जो नामो निशान मिटा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। इस इसको दे शुड नॉट बी टेकन एज दैट इट विल एक्चुअली हैपन, बट इट इज एमिनेटिंग फ्रॉम बोथ साइड। जनरल मुनीर की भी रेगुलरली स्टेटमेंट्स हम सुनते हैं, तो ही इज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव ऑन इंडिया। और वो जब भी अपने अकेडमीज में जाते हैं, अपना स्टूडेंट्स और अपने यंग ऑफिसर्स, यंग कैडेट्स को एड्रेस करते हैं, तो ही इज ट्राइंग टू मोटिवेट देम ऑन एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म। बिकॉज और दूसरा ये चीज है कि पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज माई ओपिनियन, पाकिस्तान, बिकॉज टेररिज्म इज अ बिग इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड और आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, he is on record to have stated that yes, Pakistan was forced to adopt this because of US pressure and because of Afghanistan, that point of time रशिया के अगेंस्ट हमको कोई मुजाहिदीन फौज हमने खड़ी करनी थी। उसके बाद वो इसको मुजाहिदीन आपकी तालिबान बन गई, एंड देन इट बिकेम वी टॉक अबाउट बैड तालिबान एंड गुड तालिबान। तो ये सारी चीजें हमको नजर आई। तो आई थिंक पाकिस्तान सी टुडे इकोनॉमिकली अगर आप स्टेबल होगे, अगर आप में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आएगी, then I think these issues will start taking a backseat, because right now the political agenda is dominating the economic agenda in Pakistan. So, that's what I feel, because आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपका जीडीपी है, जो आपकी इन्फ्लेशन है, और जो आपका इसको मॉनेटरी आपके मैकेनिज्म्स हैं, वो आर टेकिंग अ बैक सीट बाय द डे। एंड what is happening is that too many trouble spots are emerging in Pakistan, Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa, and you have POK also protests happening, and then Sindh का भी एक आपका issue है, because
इसको पंजाबी डोमिनेटेड governance is there, including the Pakistan army is Punjabi dominated. So वो जब तक इस टाइप की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हम इसको खत्म नहीं करेंगे, इसको आई फील इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज एक लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जो नेशन स्टेबल होगा ऑन इट्स ओन, which has its own good economic strength, then it will talk less of war and more of peace. तो जो भी इसी पॉइंट ये है, ये कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकते. अगर आप अपना कम्युनिकेशन ओपन करेंगे, then only they'll get resolved. Unfortunately, from both sides, communication is not there. So I think some kind of sagacity जो होनी जरूरी है लीडरशिप में, from both sides, to come onto the table and start talking. और जब तक ये बातचीत नहीं शुरू होगी, आप और हम प्रोग्राम्स में आके बात कर सकते हैं, बट इट हैज नो इम्पैक्ट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब भी मैं कोई पाकिस्तानी प्रोग्राम में जाता हूँ, आई गेट a lot of hate messages. Why are you going on their programs and this etc. Why you XYZ? I don't bother much for that, but then that is the sentiment. I would say that एक देश में जो सेंटिमेंट, एक हेट का सेंटिमेंट जो है, एक नफरत का सेंटिमेंट जो है, वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है. और ये सेंटिमेंट को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, देन आई डोंट थिंक एवर, बिकॉज जो अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है वो बहुत एक खतरनाक सिचुएशन है. एंड आई डोंट थिंक एवर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ठीक हो पाए. अच्छा जनरल साहब, ये जो हेट सिंड्रोम है, इसको फिर कैसे कंट्रोल किया जाए? हमारे यहाँ जो मैं देखता हूँ, एक ट्रायम्फलिज्म नजर आता है. खासतौर पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बहुत इसका चर्चा करते हैं कि हम जंग जीत गए, हम जीत गए. तो इंडिया में किस हद तक ट्रायम्फलिज्म है? और ये मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है कि मई में जो स्कर्मिशेस हुई, इंडिया समझता हम जीत गए, पाकिस्तान समझता हम जीत गए, तो उस पर तो नॉर्मलाइज का प्रोसेस आसान हो जाता है. नोबडी हैज एन एक्स टू ग्राइंड. किसी को ये नहीं है कि हमने बदला लेना है, इंतकाम लेना है, रिवेंज लेना है. तो चलें, बराबर समझ रहे हैं दोनों, तो चलें, समझते रहें तो अच्छी बात है, ताकि उससे अमन की कोई राह आगे निकले. अच्छा सर, टेररिज्म की भी आपने बात की, आपने नफरत की भी बात की. तो पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि अजीत दोवल साहब का जो स्टेटमेंट था, मेरा ख्याल है 2014 का था, किसी यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए, कि अगर पाकिस्तान जो है, इफ पाकिस्तान फोमेंट्स ट्रबल इन इंडिया, व्हाई कांट वी डू दैट. तो उसको बहुत से लोग कोट करते हैं. और फिर कुलभूषण यादव का बड़ा रेफरेंस आता है कि हिज मिशन वाज टू फोमेंट ट्रबल इन बलोचिस्तान एंड कराची एंड व्हाट नॉट. तो इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जैसे अगर हम टेररिज्म की हिस्ट्री में जाएंगे, तो वी कैन रिलेट टू द मुंबई अटैक, इसको पठानकोट में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, इसको उरी में क्या हुआ, और पहलगाम में क्या हुआ. तो दे आर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स. एंड और जो इसको मुंबई अटैक था, उसमें तो डेफिनेट प्रूफ था इंडिया के पास कि पाकिस्तान से हुआ था सब कुछ. एंड वी गेव देम अ डोजियर आल्सो, यूएन में भी डोजियर डाला था. बट देन यू नो, पाकिस्तान आल्सो वेंट इनटू द ग्रे लिस्ट. 3-4 साल अपना ग्रे लिस्ट में रहा. देन उसके इतने सारे 38-39 पॉइंट्स थे, एक एक करके. और फिर इसको अमेरिका की हेल्प से इट केम आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट. दो स्टिल वी अंडरस्टैंड दैट टेररिस्ट कैंप्स आर स्टिल देयर इन पाकिस्तान. इन्फिल्ट्रेशन होती है हमारे यहाँ पे, और हम उसको टैकल कर रहे हैं, बट बहुत एक्चुअली कम हो चुकी है, ट्रिकल्स में हो रही है आजकल. और दूसरा ये है कि ये जो आपने जिक्र किया ना कि इसको जो ये स्टेटमेंट्स आती हैं इस मिनिस्टर्स की, और जैसे कि आपने अजित डोवाल साहब का भी आपने जिक्र किया, तो इस डोंट टेक दीज स्टेटमेंट्स लाइक गॉस्पल ट्रूथ के भाई अगर हमने या जो कोई हमारे इस फंक्शनरी ने या कोई हमारे लीडर ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं, तो वो एक्चुअली हो रहा है ग्राउंड पे. बिकॉज इसको भारत को, इसको बलूचिस्तान के अगर आप इश्यूज देखें,
and I'm sure that आप इसको you know what are the problems in Balochistan, who are the Baluchis, और ये जो बलूचिस लिबरेशन फ्रंट इसको कैसे इसको पैदा हुआ है, और जो इस किस प्रकार से इनके अटैक्स हो रहे हैं, और इनके पास जो वेपन्स हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका मेक क्या है, उनको ट्रेस भी किया गया है. सो दे आर ऑल फ्रॉम अफगानिस्तान ओनली. उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है. और तो इसको ये एक्चुअली कहना कि इसको डोभाल साहब ने बोला कि बलूचिस्तान में भी हम इसको कर सकते हैं, वो दीज स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टेकन ऑन फेस वैल्यू. एंड ग्राउंड रियलिटीज में हमको ज्यादा एक्चुअली फोकस करना चाहिए कि बलूचों की प्रॉब्लम कैसी. आप किसी भी देश में अगर एक प्रॉब्लम इसको बाहर की ताकतें उसको एडवांटेज लेती हैं, तो वो बेसिकली फॉल्ट लाइंस होती है उसके देश के अंदर या उस स्टेट के अंदर. तो बलूचिस्तान की फॉल्ट लाइंस क्या है और उनके ग्रीवेंसेस क्या है, और खैबर पख्तूनवा के एरिया में जब आपने देख लिया कि इतने सालों तक इन एरियाज में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, अगर आप इनको पंजाब और सिंध से कंपेयर करें, और जिस टाइप का फोकस बलूचिस्तान एंड सी this area is almost 70% area of Pakistan. So it's a very, very large area, very less population. जो 5% ही पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो इस एरियाज में रहती है. तो ग्रेट पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ मिनरल्स भी हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज भी हैं, माइनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आप इसमें निकाल पाएंगे. तो जब आप ये सारी चीजों पे डिवोट करेंगे टाइम ऑन द डेवलपमेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, तो slowly these grievances will go away and nobody can even say कि ये भारत कर रहा है या अफगानिस्तान कर रहा है या कोई और इसको यूएसए कर रहा है और कोई आपका डीप स्टेट कर रहा है. बिकॉज हमारे इसको भारत में भी ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये अनरेस्ट है. हमारे यहाँ पे मणिपुर का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. एंड इसको वहां पर भी हम बहुत इसको इन्वॉल्वमेंट हम इसको देख रहे हैं डीप स्टेट की, इसको यूनाइटेड स्टेट्स की और इसको बाकी इसको देशों की. तो these hotspots are available in all countries, and we have to reach out to those areas, और उनके जो grievances है अगर हम उनको एड्रेस कर पाएंगे, then I think we will not be complaining about it anywhere. बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट की बात भी करते हैं 2007 में जो हुआ था, जिसमें कोई 70 के करीब लोग मारे गए थे एंड मोस्ट ऑफ देम वर पाकिस्तानीज. तो वो कहते हैं जी उसमें किसी को सजा नहीं हुई. तो उसका भी जवाब दीजिएगा. और मणिपुर का आपने तस्करा किया, चीमा साहब से मैंने कई दफा गुफ्तगू की, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया या मैंने किया, तो वो मणिपुर का मसला लाते हैं कि जी देखें वहां पे कितने क्रिश्चियंस को मार दिया गया. और फिर जो है अभी क्रिसमस पे ये कहा जाता है कि बहुत सी चर्चेस पे अटैक हुए. और हमारे यहाँ बहरहाल ये नहीं दिखाया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो एक चर्च सर्विस में शामिल हुए इसी क्रिसमस पे. और उस पर काफी टीवी चैनल्स ने इस पे फोकस किया कि जी इस दफा क्रिसमस पे इतना ज्यादा वायलेंस हुआ, एंटी क्रिश्चियन वायलेंस था. इन चीजों को कैसे देखते हैं? चूंकि आप नफरत की बात कर रहे थे, तो ये नफरत जो है इंडिया में पहले शायद देखने को नहीं मिलती थी. तो ये कोई रिसेंट फिनोमेनन है? देखिए, सिविल सोसाइटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर अस. एंड जैसे कि अजीत डोभाल साहब ने भी एक्चुअली बोला दैट वी हैव मोर इंटरनल एनिमीज देन एक्सटर्नल. तो जब हम अपने अंदर भी देखते हैं, अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं, और जिस टाइप का व्हाट्सएप भी मैं देखता रहता हूँ, एंड आई हैव टू बी वेरी वेरी फ्रैंक विद यू, जो है रियलिटी वो व्यूअर्स को भी पता होनी चाहिए कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस hate for each other within our own country also. We have to be more tolerant for each other's faith, religion, कस्टम्स और उनके जो भी रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बिकॉज हर एक आदमी, हर एक रिलीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
is allowed to practice his religion in the way he wants to practice. तो जो उसमें भी अगर आप इस पॉलिटिक्स को लेके आएंगे, और अगर एक पॉलिटिक्स में अगर आप हिंदू मुस्लिम इस टाइप की चीजों को लेके आएंगे, तो आई थिंक इट इज द responsibility of our political leaders who to some extent have to be blamed for this, because they are generating this kind of a feeling of divide, and I think that is a serious concern. As a military man, देखिए, मैं जो मेरा बडी था फौज में 10 साल के लिए, he was a Muslim, and I had full trust him. I mean, उसको जो वो मेरी हर एक रिक्वायरमेंट को देखता था एज अ बडी of an officer, my uniform, my everything is used to be made by him, everything, and he used to assist me in my official duties. तो इसको मुझे तो कभी नहीं लगा कि मैं एक मुस्लिम को अपने साथ नहीं रख सकता हूँ. तो ये सोच देश में भी बहुत जरूरी है आनी, एंड आई थिंक वी शुड मेक अ डेलिबरेट एफर्ट. और इसको जैसे आपने बताया कि ये सारे जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं, इसको भारत में पहले बहुत होते थे, अब बहुत कम है इसमें. तो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स दैट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, अगर आप एक भारत का एक स्ट्रक्चर देखिए, बिकॉज यू वी आर अ वेरी वेरी डाइवर्स नेशन. कोई भी इतना देश नहीं होगा इसको जिसमें इतनी लैंग्वेजेस एक्चुअली बोली जाती हैं, इतने आपके रिलीजन्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग सिस्टम में काम करते हैं. तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश आर लाइक चॉक एंड चीज. तो वो टोटली, बिकॉज मैं तो तमिलनाडु में रहा हूँ, आई बीन एडीसी टू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तो आई नो इसको इंट्रिकली, आई हैव इंटरेक्टेड विद द पीपल ऑफ तमिलनाडु. तो जब मैं देखता हूँ जो इसका, सो आई थिंक इन टाइम्स टू कम सिविल सोसाइटी का जो थॉट है, माइंड है, वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है आज. और वो एक बिकॉज आने वाले वक्त में हम इसको नहीं देखना चाहते कि जो ये डिफरेंसेस बढ़े. बिकॉज अब इसको, जैसे आपने इसको रेड फोर्ट का एक जो अटैक हुआ था, आपने देखा था रिसेंटली, जो एक डॉक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व थे, तो ये फिर उसके बाद एक बहुत बैकलैश भी देखा हमने. इसको लोगों में इसको नफरत पैदा होनी शुरू होगी, इसको ये लोग इसको पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं, इस टाइप का. तो वो सेंटिमेंट्स को हमको थोड़ा इसको मेलो करके रखना है. आई नो इट्स वेरी इजी टू से, हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं और हम इसको बता सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट इसको एक्चुअली ग्राउंड में कन्वर्ट करने के लिए पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड. एंड लास्ट पॉइंट इज दैट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो हमारा इस इलेक्टोरल सिस्टम है, जिस तरीके से हम अपने इसको इलेक्शंस को और अपनी लेजिस्लेचर को और अपनी पार्लियामेंट को इसको लोगों को इलेक्ट करते हैं, आई थिंक दैट नीड्स टू अंडरगो चेंज नाउ. वी मस्ट ब्रिंग इन more educated people into the system. We must bring in more younger people into the system, and I think that would be our main challenge in times to come. जी जनरल साहब, मेरे इल्म में है कि क्रिश्चियन जो हैं वो आर्मी चीफ भी रहे हैं, फिर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे इंडिया के, तो और उनकी जो है आबादी, आई थिंक दिस इज ओनली 2.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. अच्छा सर, एक और मसला जो अभी मेरे इल्म में आया, ओपी शाह हैं, एक ही इज अ प्रोमिनेंट पीस एक्टिविस्ट इन इंडिया, एक थिंक टैंक भी उन्होंने कायम किया है, आई होप यू नो हिम. वो अक्सर ऑनलाइन मीटिंग्स करते रहते हैं इंडियंस और पाकिस्तानी के साथ. डिस्पाइट हिज एडवांस्ड एज ही इज वेरी एक्टिव. तो उसमें एक पाकिस्तानी पीस एक्टिविस्ट हैं, दीप सईदा, उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि कुछ इंडियन पीस एक्टिविस्ट आ रहे थे पाकिस्तान, लेकिन उनको जो है एयरपोर्ट पे रोक लिया गया. तो दे हैड गॉट द वीज़ा फॉर पाकिस्तान, लेकिन उनको कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश नहीं है कि आप जाएं पाकिस्तान,
तो इसको कैसे देखते हैं आप? शुड इट नॉट बी डिस्करेज, बल्कि इनकरेज करना चाहिए अगर कोई जाना चाह रहा है पाकिस्तान, या कोई पाकिस्तानी इंडिया जाना चाह रहा है, टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अ थॉ कि थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, टेम्परेचर नीचे चला जाए, तो इसको तो इनकरेज नहीं करना चाहिए दोनों गवर्नमेंट्स को? शकील साहब, आई थिंक दिस विल हैपन, बट ये जो प्रेजेंट माहौल है आज का, जो गवर्नमेंट्स का, शायद उसमें ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, बिकॉज आपस में मिसट्रस्ट है, एंड वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर एक्चुअली गोइंग एंड व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स और इसको दे हैव इन पाकिस्तान। तो इस टाइप की एक ट्रस्ट फैक्टर मैं मानता हूँ कि उस ट्रस्ट फैक्टर को जब तक दो कंट्रीज के बीच में रीस्टैब्लिश नहीं करोगे आप, तो इस टाइप की जो विजिट्स भी आपको रोकनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट की सोच है, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो आई कांट एक्चुअली गिव यू कट आउट आंसर के जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इसको क्यों रोका। बट जनरली सोच जिससे मैं मिलता रहता हूँ गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो सोच ये है कि जब तक एक ट्रस्ट फैक्टर, देखिए आईपी वो आपने वो देखा कि इसको क्रिकेटिंग में भी हाथ नहीं मिला रहे एक दूसरे के साथ, तो इस टाइप की इसको गेम तो खेल रहे हैं पर हाथ नहीं मिला रहे। तो जो वो फिर ये जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं ना सामने, I think these are not good. So definitely we need to improve upon this, and that can only happen जब एक दूसरे के साथ ट्रस्ट हम अपना बिल्ड कर पाए। सर ये तो कैच 22 हो गया ना, कि ट्रस्ट नहीं है तो ये लोग जा नहीं सकते, ये जा नहीं सकते क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। और फिर हमने हैंडशेक भी देखा, विच वाज अ वेरी गुड डेवलपमेंट ढाका में। Yes. इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ हाथ मिलाया, तो पीस एक्टिविस्ट वर डिलाइटेड कि चलें कुछ ना कुछ जो है एक बेहतरी की तरफ कदम उठाया है। लेकिन उससे भी कोई खातर खा आगे जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं निकले। तो सर फिर अगर गवर्नमेंट्स जो हैं वो बंद गली में अगर अपने आप को कर लें, लॉक कर लें, तो फिर कैसे आगे बढ़ा जाए कि पीस एक्टिविस्ट जो रोल अदा करना चाहते हैं उनको भी ना करने दिया जाए? शकील जी, दिस हैज टू हैपन फ्रॉम बोथ साइड्स। आई से आप इसमें इंडिया को आड़े हाथ नहीं ले सकते फॉर एवरीथिंग। वी हैव टू see on the other side also what kind of response we are getting. So I think you are right. It's a catch 22, because trust not there, then they'll not go. They'll not go. Then of course trust will not be there. तो तो इस टाइप की सिचुएशन आपकी बनेगी, बट आई थिंक बोथ द गवर्नमेंट्स नाउ एंड दिस, मैं तो इसको बोलता हूँ सेंसिबिलिटी यही है कि आपस में बैठ के बातचीत करो। आपका इंटरेस्ट वाटर है, वो आपका कंसर्न है, उसको भी दूर करो। आप टेररिज्म का भी कंसर्न है, उसको भी दूर करो। सो if some kind of steps are taken to show intent, because मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि बोलने से इंटेंट आपका नहीं आता सामने, बट इफ यू डू सम एक्शन ऑन ग्राउंड एंड इफ योर इंटेंट इज सीन, दैट इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिसको बोलते हैं सीबीएम्स। तो जैसे कि चाइना, इसको बॉर्डर पे अगर हमने बात करी और ट्रुप्स अगर वापस चले गए 40-50 किलोमीटर आपके वापस चले गए, और कुछ आपकी स्ट्रेंथ वहां पे कम हुई है। सो दिस इज एन इंटेंट टू शो दैट रिलेशनशिप्स यू वांट टू मेंड। पर जब आपको इंटेंट ही नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक दिस विल हैपन। अच्छा जनरल साहब, इसमें क्या ये मुमकिन है कि ओपी शाह जैसे या बाकी जो पीस एक्टिविस्ट हैं वो कुछ सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें, जिसमें फर्ज करें कोई 50 पाकिस्तानी, प्रोमिनेंट पाकिस्तानी, 50 प्रोमिनेंट इंडियंस उस पर सिग्नेचर करें, तो कैन इट लीड टू सम इम्प्रूवमेंट? कोई कोई हो सकता है ब्रेकिंग ऑफ आइस, कोई कोई थॉ की तरफ कदम हो सकता है? नो, आई डोंट थिंक तो क्या किया जाए फिर? सो। यू नो, यू सी अल्टीमेटली जो आपके कंटेंशियल इश्यूज हैं दोनों देशों के बीच में, जब तक उस पे एक्शन नहीं होगा, ये जो सिग्नेचर कैंपेन्स डोंट मीन एनीथिंग। इट ओनली टेल द गवर्नमेंट कि भाई आप जो इस टाइप का जो सोच रखते हैं, और जो कुछ गवर्नमेंट पे ये प्रेशर आ सकता है कि भाई यस, डू समथिंग अबाउट इट। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक इट कैन वर्क, बट इट्स नॉट गोइंग टू
make a great difference. तो जनरल साहब फिर क्या किया जाए? वी आर इन अ ब्लाइंड एली, तो क्या, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट? क्या जो फ्रेंडली गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ इंटरवीन कर सकती हैं, हेल्पफुल इंटरवेंशन, कोई पॉसिबिलिटी उसकी देखते हैं आप? No, India has always maintained के जो bilateral issues हैं, we don't want anybody to mediate between us. But एक point मेरे आ रहा है mind में, we can explore track 1, track 1.5, track 2 diplomacies in this. जो हमारे जो ट्रैक 2 और ट्रैक 1 और ट्रैक 3 चलते हैं अपने वेरियस, जैसे कि हम लोग भी एक ट्रैक 2 ही कर रहे हैं अभी, ये आपके एक्चुअली प्रोग्राम में, बिकॉज आपका जो प्रोग्राम इसको वायरल होगा, 1000 लोग देखेंगे, और फिर जो मैं इसको गवर्नमेंट को भी इसकी भेजूंगा रिकॉर्डिंग, तो एटलीस्ट दे विल आल्सो सी के there is an intent. There are some people in Pakistan who want peace. There are some people in India who want peace. So let's make some kind of a beginning. That is what I think. जी, मेरा ख्याल ये है कि फ्रेंडली गवर्नमेंट जो हैं भले मीडिएशन ना करें, लेकिन इन दोनों मुल्कों को टेबल पे तो बिठाने में हेल्प करें, कि कोई जो ब्रेकिंग ऑफ आइस है वही कुछ हो, सऊदी अरेबिया या यूएई या कोई और मुल्क जो है जिसके अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के साथ, वो अगर थोड़ा सा भी क्या कहते हैं कि एक नज करें तो Nothing शायद wrong. I agree with nothing wrong in doing that. I don't see anything. वो कोई इतना उसको ड्रास्टिक थॉट गलत नहीं है जो आप अभी सजेस्ट कर रहे हैं. इस टाइप की इनिशिएटिव्स आई थिंक should be taken. I feel that. जी, क्योंकि बाज़-औक़ात दोनों गवर्नमेंट्स, दोनों कंट्रीज जो हैं इतनी हार्ड कर लेती हैं अपनी पोजीशंस, और उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब हम कैसे आगे बढ़ें. तो any concluding thoughts, sir? Ji, I think we have made a good beginning by getting into this conversation, which many Pakistani and Indians don't want to get into this conversation. So हम एक we can progress on this. We can explore further avenues. We can bring in new thoughts and how India-Pakistan relations can be improved. Thank you very much, sir. I'm really grateful to you. Thank you. It was a pleasure. Thank you very much. Jai Hind.